नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अमेरिका में सेंटा क्लॉज के बाद अगर कोई दूसरा करेक्टर बहुत ही आसानी से पहचाना जाता है तो वो है रोनाल्ड मैकडोनाल्ड। और मैं अमेरिका की ही बात क्यों करूं, क्या आप इस करेक्टर को नहीं जानते? कभी ना कभी मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट के बाहर इस करेक्टर के साथ आपने भी फोटो जरूर खिंचवाई होगी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रोनाल्ड मैकडोनाल्ड के इस करेक्टर के साथ एसोसिएटेड ब्रांड मैकडोनल्ड्स की, जिसके आउटलेट आज दुनिया के ऑलमोस्ट हर कोने में पाए जाते हैं। और मैं ये कहानी जान पाया हूँ जॉन एफ लव की बुक बिहाइंड द आर्चेस से, जो कि मैकडोनल्ड्स कंपनी की फाउंडिंग हिस्ट्री और सक्सेस स्टोरी जानने के लिए बेस्ट अवेलेबल बुक है। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के जानते हैं कहानी मैकडोनल्ड्स की। ईयर 1930 टू 1948 फाउंडेशन लेड फॉर मैकडोनल्ड्स ब्रांड। दोस्तों, ये बात है 1930 की, जब दो भाई रिचर्ड मैकडोनाल्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में रहते थे। वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उनके पिता, जो कि एक जूते की फैक्ट्री में काम करते थे, कि जॉब छूटने के कारण काम करके घर चलाने के लिए उन्हें कैलिफोर्निया शिफ्ट होना पड़ा। जब वो कैलिफोर्निया काम की तलाश में शिफ्ट हुए, वो बस हाई स्कूल तक ही पढ़े हुए थे। कैलिफोर्निया पहुंच के जो सबसे पहला काम उन्होंने किया वो था हॉलीवुड में सेट मूवर्स का। 3 साल हॉलीवुड में काम करने के बाद आने वाली बूमिंग फिल्म इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी देखकर उन्होंने 1933 में वहां पे एक मूवी थिएटर खोला। अगले 4 साल यही मूवी थिएटर उनकी अर्निंग्स का साधन बना, जिसके बाद उसका हाई रेंटल ना पे करने के कारण उन्हें वो काम छोड़ना पड़ा। दोस्तों, इसके बाद जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्होंने परस्यू की, उससे आने वाले टाइम में बनने वाली मैकडोनल्ड्स ब्रांड की नींव रखी गई। उन्होंने 1937 में कैलिफोर्निया में एक बहुत छोटा सा ड्राइव इन फूड जॉइंट खोला। उस समय ऐसे छोटे छोटे ड्राइव इन रेस्टोरेंट्स का बहुत चलन था। ये टेक अवे जॉइंट्स, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होता था, जहां पे कस्टमर्स अपनी गाड़ी लेकर आते थे और गाड़ी में ही खाना सर्व किया जाता था। वेटर्स, स्पेसिफिकली गर्ल वेटर्स जिन्हें कारहोप बोला जाता था, वो कस्टमर्स का गाड़ी से ही ऑर्डर लेकर फूड गाड़ी में ही सर्व करती थी। ऐसे रेस्टोरेंट्स पे ज्यादा कस्टमर्स यंगस्टर्स ही होते थे। मैकडोनल्ड्स ब्रदर अपने इस पहले रेस्टोरेंट्स में हॉट डॉग्स और मिल्क शेक सर्व करते थे। उसके बाद उन्होंने 3 साल बाद 1940 में एक बड़ा ड्राइव इन रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस से 50 मील की दूरी पे खोला। और उनका ये नया ड्राइव इन रेस्टोरेंट उस समय वहां का एक बहुत ही फेमस यंगस्टर्स का हैंगआउट प्लेस बना, जहां पे करीबन 25 कार हॉप्स हर समय भीड़ से बड़े पार्किंग ब्लॉक में फूड सर्व करती थी। आने वाले 8 सालों में मैकडोनल्ड्स ब्रदर के इस ड्राइव इन रेस्टोरेंट ने उन्हें इतना अमीर बना दिया, बहुत सारे पैसे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, हर वो चीज जो आदमी एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए चाहता है, वो उन्हें मिल गया। पर दोस्तों, जब उनका वो ड्राइव इन रेस्टोरेंट अच्छी खासी सेल्स और प्रॉफिट दे रहा था, तब उन्होंने उसको बेचने का और एक नया रेस्टोरेंट खोलने का मन बना लिया। अब सोचने की बात यह है कि वो ड्राइव इन रेस्टोरेंट जिसने उन्हें इतना रिच बनाया और जो कंपटीशन के बाद उन्हें अच्छी खासी सेल्स और प्रॉफिट दे रहा था, उन्होंने उसको बेचने का प्लान क्यों बनाया? इसके मुख्य कारण कुछ यूं थे। लिमिटेड कस्टमर सेगमेंट। कार होप्स के कारण सिर्फ वहां पर यंगस्टर्स ही आते थे। फैमिली, वर्किंग क्लास कस्टमर्स वहां आना पसंद नहीं करते थे। वेरी स्लो सर्विस। फीमेल कार होप ओवरऑल सर्विस को बहुत स्लो कर देती थी। हाई रनिंग कॉस्ट। एक छोटा फूड जॉइंट होने के कारण सब प्रोडक्ट्स की कीमत बहुत कम रखनी पड़ती थी, जबकि उस फूड जॉइंट को चलाने की ओवरऑल कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। कार होप रिक्रूटमेंट। हाई डिमांड में होने के कारण कार होप रिक्रूटमेंट और रिटेंशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम था। रेगुलर थेफ्ट। यंगस्टर कस्टमर्स और रेस्टोरेंट के बाहर ओपन में या कार में सेटिंग होने के कारण यूटेंसिल्स थेफ्ट बहुत ज्यादा था। और इन सभी रीजंस ने उनके इस ड्राइव इन रेस्टोरेंट को एक काफी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस बना दिया। और वो चाहते थे कि एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाएं जो इन सब कॉम्प्लिकेशन से फ्री हो। जब वो बैठकर इस बारे में सोचने लगे, तो उन्हें नए फॉर्मेट का रेस्टोरेंट बनाने का डिसीजन बहुत ही रिस्की लगा, क्योंकि उनका एग्जिस्टिंग ड्राइव इन रेस्टोरेंट एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस था जो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था। और उन्हें यह भी लग रहा था कि जैसे एक नए तरह के फॉर्मेट के बारे में वो सोच रहे हैं, वो उसको एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे या नहीं। पर इस डर के बावजूद उन्होंने वो डिसीजन लिया। और दोस्तों, उस दिन लिया मैकडोनल्ड्स ब्रदर का वो डिसीजन आने वाले सालों में एक विश्व विख्यात ब्रांड को जन्म देने वाला था। ईयर 1948 मैकडोनल्ड्स ब्रांड इज फाउंडेड। और फिर 3 महीने बाद 1948 में उन्होंने नए फॉर्मेट के साथ नया ड्राइव इन रेस्टोरेंट खोला। ये रेस्टोरेंट उनके पुराने रेस्टोरेंट से बिल्कुल डिफरेंट था। इस ड्राइव इन रेस्टोरेंट में कुछ खास बातें थी जिसने आने वाले समय में पूरे विश्व भर में फास्ट फूड इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल दी। तो कैसे ये उनके पिछले ड्राइव इन रेस्टोरेंट से डिफरेंट था? इतना डिफरेंट कि कुछ समय बाद ही कस्टमर्स और मैकडोनल्ड्स नाम की फ्रेंचाइजी लेने वालों की उनके इस रेस्टोरेंट पे लाइन लग गई।
आइए जानते हैं वो जबरदस्त खूबियां। लिमिटेड मेन्यू अपने पुराने फॉर्मेट के रेस्टोरेंट में जिसमें 25 मेन्यू आइटम्स थे, उनसे सीधा मेन्यू आइटम्स को घटाकर सिर्फ 9 कर दिया गया। इसका मेन कारण था कि जब उन्होंने अपने पिछले रेस्टोरेंट की सेल को एनालाइज किया तो पाया कि उनकी 80% सेल सिर्फ एक मेन्यू आइटम हैमबर्गर से आती थी। तो अब उनके लिमिटेड मेन्यू में 9 आइटम्स थे, हैमबर्गर, चीज बर्गर, 3 सॉफ्ट ड्रिंक फ्लेवर्स, मिल्क, कॉफी, पोटैटो चिप्स एंड ए स्लाइस ऑफ पाई। लेस लेबर इंटेंसिव, कार होप्स के कॉन्सेप्ट को ही रिमूव कर दिया गया और सेल्फ सर्विस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब रिक्रूटमेंट में जरूरत थी सिर्फ किचन स्टाफ की, और वो भी कोई एक्सपर्ट शेफ की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हर प्रोडक्ट की रेसिपी को इतना फिक्स कर दिया था कि कोई भी इंसान, चाहे वो फिर स्कूल से निकला फ्रेशर ही क्यों ना हो, किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से बना देगा। लो प्राइस पॉइंट, उस समय जब नॉर्मल हैमबर्गर 30 सेंट्स का दिया जाता था, इस नए रेस्टोरेंट में सिर्फ 15 सेंट्स का दिया गया। स्पीडी सर्विस सिस्टम, और फिर सेल्फ सर्विस और असेंबली लाइन की तरह बनाए जाने वाले प्रोडक्ट के तरीके से उनके ओवरऑल कस्टमर सर्विस टाइम में बहुत इंप्रूवमेंट आया, और अपनी इस इंपॉर्टेंट खूबी को उन्होंने रेस्टोरेंट के मेन साइन बोर्ड पे स्पीडी सर्विस सिस्टम कहकर प्रमोट भी किया। न्यू कस्टमर सेगमेंट्स, कार होप का कंसेप्ट खत्म होने के बाद उनके यंगस्टर कस्टमर सेगमेंट खत्म हो गया, पर उसे रिप्लेस किया फैमिलीज ने, वर्किंग क्लास कस्टमर्स ने और बच्चों ने। हाई वॉल्यूम्स, और इन सब रेवोल्यूशनरी चेंजेस के कारण उनके इस नए फॉर्मेट वाले रेस्टोरेंट्स में सेल पिछले फॉर्मेट के रेस्टोरेंट से कई ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी बन गई, और वैसा हुआ भी। नए फॉर्मेट वाला रेस्टोरेंट खोलने के 6 महीने में ही, जिसमें उन्होंने काफी ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, मार्केटिंग और कई और काम किए, उसमें कस्टमर्स और फ्रेंचाइजी लेने वाले लोगों की लाइन लग गई। ऐसे लोग जो उनके नाम का यूज करके आसपास ही नहीं बल्कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में सिमिलर रेस्टोरेंट खोलने का प्लान बनाने लगे, और 1952 में मैकडॉनल्ड्स ब्रदर ने अपने इस एस्टेब्लिश ब्रांड का लाइसेंस देने की सोची। 1952 में ही उनके पहले फ्रेंचाइजी बने नील फॉक्स, जो कि एक इंडिपेंडेंट गैसोलाइन रिटेलर थे। उनके साथ मैकडॉनल्ड्स ब्रदर ने पहला ऐसा फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट बनाने की सोची जो कि एक प्रोटोटाइप बनेगा, जिसके बेस पे आने वाले फ्रेंचाइजी मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। और उन्होंने ये नया स्टोर डिजाइन करने के लिए एक आर्किटेक्ट स्टैनली मेस्टन को हायर किया। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर ने स्टैनली मेस्टन को डिजाइन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट ब्रीफ दिया कि उनके रेस्टोरेंट का डिजाइन कुछ ऐसा होना चाहिए, अटेंशन ग्रैबिंग, कि दूर से ही रेस्टोरेंट की बिल्डिंग क्लियरली नजर आए। और फिर जब कुछ समय बाद मेस्टन ने अपने बनाए हुए डिजाइन मैकडॉनल्ड्स ब्रदर को दिखाए, तो उन्हें बस वो एक नॉर्मल रेक्टेंगुलर बिल्डिंग लगी, उसमें अटेंशन ग्रैबिंग कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बिल्डिंग फ्लैट ना दिखे और अटेंशन ग्रैबिंग हो, तो उसके स्ट्रक्चर में 2 सर्कुलर आर्चेस ऐड करने के लिए उन्हें बोला, कुछ ऐसी आर्चेस। पर आर्किटेक्ट मेस्टन ने वो चेंजेस करने से मना कर दिया, और क्योंकि वो और किसी दूसरे आर्किटेक्ट को नहीं जानते थे, तो उन्होंने उस आर्चलेट डिजाइन को ही एक्सेप्ट कर लिया। पर एक दिन जब मैकडॉनल्ड्स ब्रदर डिजाइन को बिल्कुल फाइनल शेप दे रहे थे और एक रेस्टोरेंट के मेन साइनेज बनाने वाले प्रोफेशनल साइन मेकर जॉर्ज डेक्सर के पास थे, तो उन्होंने उसे भी कुछ अटेंशन ग्रैबिंग साइन के बारे में बताया। और फिर जॉर्ज डेक्सर ने सजेस्ट किया और डिजाइन की वो ब्राइट येलो आर्चेस जो बिल्डिंग में अगर लगाई जाएं तो वो दूर से ही दिखाई देंगी। और दोस्तों, इस तरह जन्म हुआ था इन गोल्डन आर्चेस का, जो आने वाले टाइम में मॉडिफिकेशन के बाद मैकडॉनल्ड्स का लोगो बनी, जिसे आज वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जाता है। और दोस्तों, इस सारी प्लानिंग के बाद ईयर 1953 में पहला मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट खोला गया। और पहला फ्रेंचाइजी स्टोर खोलने के बाद उन्होंने और फ्रेंचाइजी लाइसेंस भी देने शुरू कर दिए, और करीबन 2 सालों में 15 फ्रेंचाइजी लाइसेंस दे दिए। पर मैकडॉनल्ड्स ब्रदर फ्रेंचाइजी सिस्टम बनाने और डेवलप करने में इतनी इन्वेंटिवनेस और एंथुसियाज्म नहीं दिखा पाए जितना वो मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट बनाने में दिखा पाए थे। और वो जितने भी फ्रेंचाइजी लाइसेंस दे रहे थे, वो फ्रेंचाइजी स्टोर ज्यादा अच्छे से नहीं चल रहे थे, और मैकडॉनल्ड्स ब्रांड बड़ा बनने के बजाय खराब हो रहा था। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर के फ्रेंचाइजी सिस्टम को डेवलप ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण था उनका एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ लाइफ से कंटेंटमेंट और नो रियल इंटरेस्ट इन एक्सपेंशन। वो अपने खुद के खोले हुए रेस्टोरेंट से खुश थे और एक्चुअली में ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों, अगर मैकडॉनल्ड्स ब्रदर, जो कि मैकडॉनल्ड्स के ओरिजिनल फाउंडर हैं, वो फ्रेंचाइजी सिस्टम में इंटरेस्टेड नहीं थे और डेवलप नहीं कर पाए, तो किसने मैकडॉनल्ड्स को वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्ट फूड चेन बनाया? अगर मैकडॉनल्ड्स के ओरिजिनल फाउंडर वो थे, तो क्यों रे क्रॉक को भी मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर के टाइटल से नवाजा जाता है? अगर आप गूगल में फाउंडर ऑफ मैकडॉनल्ड्स सर्च करेंगे तो रे क्रॉक का नाम एज मैकडॉनल्ड फाउंडर्स बताया जाएगा। अगर ऐसा है तो क्यों अभी तक मैंने रे क्रॉक की डिस्कशन इस वीडियो में नहीं की? गोल्डन आर्चेस लोगों की कहानी तो मैंने आपको बता दी, पर सेंटा क्लॉज के बाद सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज रोनाल्ड मैकडॉनल्ड, जो मैकडॉनल्ड ब्रांड से एसोसिएटेड है, की कहानी क्या है? कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।
इन सब सवालों का जवाब मैं आपको मैकडॉनल्ड सीरीज के दूसरे वीडियो में जल्दी ही बताऊंगा। कमेंट करके जरूर बताइए क्या आप इन सवालों का जवाब और मैकडॉनल्ड सीरीज का पार्ट 2 देखना चाहते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैकडॉनल्ड्स कंपनी की ये कहानी आपके फ्रेंड्स और परिवार के लोग जान पाए।